तो आज हम इन्फेंटाइल कन्वर्जन, ठीक है। इन्फेंटाइल कन्वर्जन जो है इलेक्ट्रोपैथी में कैसे ठीक कर सकते हैं। ये बच्चों का रोग है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंटाइल कन्वर्जन। इन्फेंटाइल कन्वर्जन ये कैसे ठीक किया जा सकता है इलेक्ट्रोपैथी में, आज चर्चा करेंगे। और इलेक्ट्रोपैथी में कैसे सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कर सकते हैं, इस पे हम लोग देखेंगे। और ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल पे जितनी वीडियोस हैं वो हमारी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी पर है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर मेरी क्लासेस चलती है, मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने लोग हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आप जरूर एक बार हमारे क्लासेस में आके जुड़िए और इलेक्ट्रोपैथी सीखिए और इलेक्ट्रोपैथी करिए। हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोपैथी पूरा कंप्लीट सिखा रहे हैं। आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा सीख लिए। 1-2 महीने की क्लास में ही आपको लगेगा कि कितना अच्छा आपने इलेक्ट्रोपैथी सीख लिया। इसलिए सभी से गुजारिश है जो हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप उसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। ज्यादा से ज्यादा आप पहुंचाएं भी इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सकों के पास जिनको ज्यादा से ज्यादा लाभ भी मिल सके। तो बात करते हैं इन्फेंटाइल कन्वर्जन की, ठीक। तो अब जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी हमारा है वो कैसे करते हैं इन्फेंटाइल। तो फर्स्ट रेमेडी, सेकेंड क्या होता है कि ऑर्गेनिक रेमेडी, और थर्ड क्या होता है प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल रेमेडी यानी कि जो मैंने सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का तरीका बनाया हुआ है उसमें कैसे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी बीमारी में। तो इसमें जो है मुख्य रूप से क्या क्या लक्षण आता है, कैसे कैसे होता है, इस पे हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं एक्चुअली में रोग क्या होता क्या है। तो अचानक से जो बच्चा है, सडन अचानक से बच्चों की और उसकी मांसपेशियां अनैच्छिक वायलेंट इनवॉल्यूंटरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ द मसल्स, यानी कि इस रोग में क्या होता है कि अचानक से बच्चा जो है उसकी मांसपेशियां जो हैं आकुंचन कर जाएगी, ठीक है। वायलेंट इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, आकुंचन इसको बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ द मसल्स, बहुत सारी मसल्स में, बॉडी की जितनी मसल्स है। और लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस यानी कि बच्चे में जो है कॉन्शियसनेस जो है वो कॉन्शियस नहीं रहेगा बच्चा, और जो है सेंसरी डिस्टरबेंस उसको हो जाएगा। समझ गए बात को। और उसमें जो है जो फिजिकल मूवमेंट है यानी कि जो अनैच्छिक शारीरिक गतियां हैं, फिजिकल मूवमेंट है, तो और इस जो ये जो अवस्था हो रही है उसी को हम इन्फेंटाइल कन्वर्जन कहते हैं। समझ गए बात को। यानी कि रोग क्या है कि बच्चा अचानक से सडन से बच्चे में क्या होने लगे, उसकी मांसपेशियां जो हैं एकदम से कॉन्ट्रेक्शन होने लगे, बहुत सारी मांसपेशियां, और बच्चा जो है एकदम कॉन्शियसनेस हो जाए, उसको कॉन्शियस चीजें वो एकदम पता ही ना चले, अनकॉन्शियस हो जाए, यानी उसमें खत्म हो जाए कॉन्शियस चीजें। और तो इस अवस्था को हम इन्फेंटाइल कन्वर्जन कहते हैं। समझ गए बात को। कोई भी लेके आता है आपके पास इस रोग को कि बच्चे में जो है एक ही बार मांसपेशियां पूरी सिकुड़ती हैं और बच्चा जो है बेहोश हो जाता है।
समझ गए, कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। तो उस चीजों को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इन्फेंटाइल कन्वर्जन। समझ गए बात को। अब आता है कि हम इलेक्ट्रोपैथी में इसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई बच्चा इस तरह लेके आपके पास आ रहा है तो कैसे ठीक कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 भागों में मैंने ट्रीटमेंट को बांटा है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि शुरू से ही मैं बताता हूं कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कैसे करना है। तो 3 भागों में मैंने बांटा है। ये पार्ट 1 जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि ये जो पार्ट है सिम्प्टोमेटिक रेमेडी का, दैट इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। और ये जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, दैट इज द सेकेंड पार्ट, जो मैं पिछले 10-12 वर्षों से जो प्रैक्टिस में मैंने किया हुआ है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं कि उस अनुभव को आप भी लीजिए और सीखिए। क्योंकि हमने जो है हमेशा से प्रैक्टिकल ज्ञान किया है और उसको सीखा है और खोजने की कोशिश की है। जो हमको नहीं समझ आया तो उसको मैं खोजने की कोशिश की और कोशिश करने में मैं कामयाब हुआ कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कैसे करते हैं। क्योंकि जितनी भी किताबें हमने पढ़ी तो सब में यही लिखा हुआ है कि ये दवाई मिला के दे दो, लेकिन उनमें कहीं तरीका मैंने नहीं पढ़ पाया कि उनमें कहीं दिया हो कि दवा का चयन ऐसे करते हैं। तो मुझे लगा कि इलेक्ट्रोपैथी में इसकी बहुत कमी है। तब मैंने जो है इसको सर्च किया, खोजा, पाया और फिर उस पे अपनी बेसिस साइंस को रखने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम इसको बेस कर सकते हैं। तो ये चीजें निकल के आई, फिर मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं और आप सीखिए और करिए और इसका लाभ उठाइए। ठीक। तो सिम्प्टोमेटिक इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड इट इज द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक। यानी कि इसमें ऑर्गेनिक रेमेडी में अंग की इलाज करते हैं, प्रिंसिपल रेमेडी में कारण का इलाज करते हैं, सिम्प्टोमेटिक रेमेडी में जो लक्षण लेकर रोगी हमारे पास आया है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें सिम्टम्स क्या आता है मुख्य रूप से, यानी कि मुख्य रूप से जो मैंने लक्षण बताया कि कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द मसल्स, ठीक है, और शरीर में जो मैंने लक्षण बताया कि कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ मसल्स है समझ में। और क्या हो रहा है कि कॉन्शियसनेस, ये हो गया कॉन्शियसनेस। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है शरीर में कंपन भी होता है इसके, ठीक, शरीर में कंपन, जकड़न भी हो जाता है, यानी कि जकड़न, कंपन, और ये जो आता है ये दौरों के रूप में आता है, यानी कि कभी कभी जो है प्रॉक्सिमल, यानी और कभी कभी एपिसोडिक होता है। माने एपिसोडिक मतलब 3 महीना पे आएगा, 6 महीना पे आएगा, दैट इज द एपिसोडिक। 15 दिन पे आ गया, हर हफ्ते में एक बार आ रहा है, दैट इज द एपिसोडिक। यानी कि कोई भी चीज जो एपिसोड के रूप में आ रहा हो तो एपिसोडिक है। और मान लो कि इसमें क्या होता है कि प्रॉक्सिमल माने दौरों के रूप में कभी कभी होता है। प्रॉक्सिमल माने कभी कभी, और जब आक्रमण होगा इसका सिम्टम्स यही रहेगा, आक्रमण होगा तो बच्चे को पेशाब भी हो सकता है, बच्चे को पेशाब हो जाना,
हृदय की धड़कन बढ़ जाना, ठीक, और सांस लेने में तकलीफ होना, चेहरे का रंग नीला पड़ जाना, यानी कि क्या क्या होता है, मूत्र त्याग होना। क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी बेल्ट के लोग हैं, तो मैं प्रयास करता हूं हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको पढ़ाने का, ताकि सब लोग समझ सके इसको। और हृदय की धड़कन यानी कि पल्पिटेशन और श्वास कष्ट, श्वास कष्ट होता है, और पल्पिटेशन हृदय की धड़कन जो है, और चेहरे का रंग नीला पड़ जाना, चेहरे का रंग नीला पड़ जाना, समझ गए? चेहरे का रंग क्या होगा, नीला पड़ जाना, और शरीर में जकड़न या कंपन होना, शरीर में जकड़न कंपन, ये सब सामान्य लक्षण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। और रोगी अचेत, जैसा मैंने बताया कि कॉन्शियसनेस अचेतन अवस्था में या अर्धचेतन में रह सकता है, अर्धचेतन, आधा कॉन्शियस है और आधा मतलब चेतना नहीं, तो अर्ध में भी रह सकता है। समझ गए बात को? तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, इसमें यही सिम्टम्स आता है रोगी का। तो अब इसका ट्रीटमेंट हम इलेक्ट्रोपैथी में कैसे कर सकते हैं, कि इलेक्ट्रोपैथी में कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो सेकेंड आता है कि आर्गन, इसमें मुख्य रूप से आर्गन हम देखते हैं कि कौन सा अंग जो है इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट द प्राइमरी आर्गन जो होते हैं वो हमें दिख जाता है कि भाई ये बीमारी जो है मुझे प्राइमरी रूप से दिख रही है कि नर्वस सिस्टम की बीमारी है, ठीक, यानी कि तंत्रिका तंत्र की बीमारी है जो हमें दिख रहा है, लेकिन कारण के आधार पे कुछ अंग और अटैच होते हैं। समझ में आ रहा है कि नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र इसमें इन्वॉल्व होती है। अब आते हैं कि इसके कारण क्या है, इसके पीछे होने के पीछे कारण क्या है, जिसमें हम प्रिंसिपल, तो इसमें दो भाग मैंने बताया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। समझ गए? तो इंटरनल में मैंने तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन या टेम्परामेंट द प्राइमरी रखा हुआ है। उसके बाद अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं मुख्य रूप से, तो जब देखते हैं इसमें कारण हम, तो समझ में आता है। तो पहला कारण है कि इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो बच्चे को, इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन, इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन, ठीक, इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन। और क्या हो सकता है कि इसमें जो है मुख्य रूप से कि जो आंतरिक कारण है, तो इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद केमिकल इम्बैलेंस, जो शरीर के अवयवों की जो तत्व है उनमें असंतुलन हो जाए, मतलब केमिकल इम्बैलेंस,
लिख सकते हैं इसको, केमिकल इम्बैलेंस। केमिकल इम्बैलेंस, ठीक। इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन यानी कि ब्रेन में उसके इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है। आ रहा है समझ में? वो आपकी मेनिंजाइटिस भी हो सकती है, इंसेफ्लाइटिस भी हो सकती है, जो ब्रेन को प्रभावित करने वाले जो संक्रमण, सेरेब्रो स्पाइनल फीवर हो सकता है, वो इंट्राक्रेनियल जो संक्रमण है वो हो सकता है। समझ गए बात को? तो ये हो सकता है आपका इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन। और दूसरा मैंने बताया कि केमिकल इम्बैलेंस, किसी भी तरह का आवृत्ति इम्बैलेंस जो है वो हो सकता है। रक्त संचार दोष माने वैस्कुलर इम्बैलेंस, यानी कि रक्त संचार में, ब्रेन में जो रक्त संचार हो रहा है उसमें कोई दोष आ रहा है, दैट इज द इंटरनल कॉज। यानी कि रक्त संचार में दोष, वैस्कुलर डिस्टरबेंस, लिख लीजिए इंटरनल कारण में वैस्कुलर डिस्टरबेंस। अब नेक्स्ट कि डेंटेशन, इंटरनल में है डेंटेशन, बच्चों को दांत निकलना, जो मैंने पढ़ाया था अभी, बच्चों के दांत निकलने में भी कल सिम्टम्स आया था कि कन्वर्जन हो सकते हैं। तो यही है, इन्फेंटाइल कन्वर्जन हो सकता है, दांत निकलने में भी हो सकता है। इंटेस्टाइनल वर्म, इंटेस्टाइनल वर्म भी कारण हो सकते हैं इसके, आंत के जो वर्म्स हैं। ब्रेन ट्यूमर, इसको भी लिख लीजिए इंटरनल में, ब्रेन द ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क का अवरोध, ब्रेन ट्यूमर। उसके बाद बच्चों में नाक, गला या आंतों में इन्फ्लामेशन, प्रदाह। और जो ये सब जितने बताए मैंने, दैट आर द इंटरनल कॉज, ठीक। नेक्स्ट होता है कि एक्सटर्नल कॉज, बाह्य कारण। तो बाह्य कारण में कहीं से भी बच्चे के गिरने के कारण, आ रहा है समझ में, मस्तिष्क में ट्रोमा हो जाना, चोट, ट्रोमा, एक्सटर्नल में लिख लीजिए ट्रोमा, ट्रोमा कॉज हो सकती है। इसलिए मेरा जो सिखाने का तरीका इसलिए ऐसा है कि किसी भी बीमारी का इलाज एक निश्चित नहीं हो सकता, फार्मूला नहीं हो सकता। ये इतने सारे कारण हैं, तो एक फार्मूला सब पे कैसे काम कर सकता है हर बीमारी में? तो ये गलत धारणा लोगों को लोग दे रहे हैं इस समय कि फार्मूला बना करके, लेकिन फार्मूला से हो नहीं पाता है, हर बीमारी नहीं ठीक कर सकते। इसलिए इसको बताने का प्रयास मैं पूरा करता हूं, ठीक। अब ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे, ठीक। अब इतना तो ट्रोमा, ट्रोमा हो गया। और एक और बाह्य कारण है टॉक्सिकेशन, विषमयता, किसी तरह का टॉक्सिकेशन हो जाए शरीर में, विषमयता, टॉक्सिकेशन।
टॉक्सिकेशन, विषमयता हो जाए तो ऐसा दिखता है टॉक्सिकेशन। ये दो मैंने आपके सामने रख दिए कारण, ठीक। देखिए रोग को ठीक करना है तो अंग में हुई गड़बड़ी और कारण। अब मान लीजिए प्राइमरी अंग क्या हुआ, नर्वस सिस्टम हो गया, लेकिन ये नर्वस सिस्टम किससे किससे प्रभावित हो रहा है, तो इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन से, चाहे वो मेनिंजाइटिस हो, चाहे वो इंसेफेलाइटिस हो, चाहे वो सेरेब्रोस्पाइनल फीवर हो। और किससे प्रभावित हो रहा है, तो डेंटेशन की वजह से, या तत्वों के इम्बैलेंस होने की वजह से, या ट्रोमा के वजह से, या मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से। ये सारे तमाम कारण हैं जिससे क्या है कि प्राइमरी अंग प्रभावित हो रहा है। वर्म के कारण भाई ये प्रभावित हो गया, तो केवल नर्वस सिस्टम की दवाई चलाएंगे तो रोग ठीक नहीं हो सकता है, उसके कारण का इलाज करना पड़ेगा, ठीक। उसी तरह से जो लक्षण आ रहा है तो केवल लक्षण की दवाई देंगे तो रोगी ठीक नहीं होगा, उसके अंग को ठीक करना पड़ेगा, अंग में होने वाले कारण को ठीक करना पड़ेगा, तब रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा आपका, ठीक। इस शोध पे मैंने काफी टाइम खर्चा किया, तब जाके मैं रोगियों को ठीक करने का जो काम है वो अच्छे से होने लगा, ठीक। क्योंकि जब तक आप इन चीजों को खोज नहीं पाते हैं तब तक आप नहीं कर सकते किसी भी चीज को। दैट इज द साइंस, विज्ञान है। तो अब आते हैं कि इसमें एक्सटर्नल, ठीक, और इंटरनल, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की है हमारे पास। तो एक्सटर्नल जो है मुख्य रूप से जो हम देखते हैं इसमें कि एक्सटर्नल हम क्या लगा सकते हैं इसको, तो एक्सटर्नल रूप से हम अगर उसको अनकॉन्शियस है बच्चा तो WE नाक में डाल सकते हैं, WE आरस में, और क्या पिला सकते हैं, आरी। पिलाने में क्या देंगे, आरी देंगे। और WE का नसिका बूंद में, नाक में डालने के लिए WE नोजल ड्राफ्ट हर 20-25 मिनट पे WE। और आरी जो है दाहिने और बाएं जो उसके केंद्र है नर्वस सिस्टम के, उस पे डाल सकते हैं, लगा सकते हैं आरी और वाई। पिलाने के लिए क्या देंगे, आरी देंगे, ठीक है। यानी कि ये इंटरनल में हम क्या देते हैं, आरी। ये तो नोज में हो गया, वाई और आरी, आरी और वाई, राइट एंड लेफ्ट, ठीक। ये राइट लेफ्ट लगवाने का काम करते हैं बॉडी में, उसके जो मसल्स वगैरह हैं सब में। और जो मसल्स हैं, मान लो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है तो उसमें भी तुम S5 C5 F2 और आरी, मान लो मसल्स सीधा नहीं हो रहा है तो उसमें क्या कर सकते हो, S5 C5 F2 और आरी लगवा सकते हो। समझ गए बात को, S5 C5 F2 और आरी। ये इतना दवाई मरीज को देना नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक। तुमको हर एक कंडीशन की दवा समझाने और बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि किस कंडीशन में तुम क्या कर सकते हो, सीखो इसको। यानी कि ये 3 कंडीशन है, तीनों में मैंने बता दिया तुमको, मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, समझ गए। अब इसमें ड्राई पिल्स अगर खास दिया जा सकता है तो यशोन की ड्राई पिल्स दे सकते हो इसको, यशोन ड्राई पिल्स। ये मैनेजमेंट की बात मैं बता रहा हूं, इट इज ए पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। मैंने बेहोश है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस है, तो तुम क्या कर सकते हो जिससे कि होश में आ जाए, ये बात मैं यहां बता रहा हूं, समझ गए। दूसरी बात हमारी तो आगे आती है ट्रीटमेंट की बात, इट इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। हमारी चिकित्सा 2 पार्ट में हमेशा होती है,
तो ये पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड इट इज द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक, तो अब इसमें आते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है इसमें, कारण जो है इन्फेक्शन है या ट्यूमर है तो उसी हिसाब से इलाज करेंगे, लेकिन यहाँ भी दवाई जो हो जाती है हमारी नर्वस सिस्टम की दवाई F1 होती है। ठीक है, F1 होती है, और कौन सी दवाई होती है, F10 होती है, F10 होती है, F1 होती है। और कोई अगर इन्फ्लामेटरी कॉज है, जैसे मान लो इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी कॉज है, तो दैट रेमेडी विल बी A1। समझ रहे हो मेरी बात को, आ रहे हैं हमारी बात समझ। संक्रमण है तो क्या करेगा वो, मेनिंजाइटिस माने इन्फ्लामेशन, इंसेफ्लाइटिस मींस द इन्फ्लामेशन दैट क्रिएट द कन्वर्जन, तो A1 C1 आया समझ में। उसके बाद इन्फेक्शन है, कोई वर्म्स वगैरह वर्म, और यहाँ आगे के साथ आप W भी दे सकते हैं पिलाने के लिए, उसमें दिक्कत नहीं है। तो जो जो कारण है वो कारण आप दूर करके इन चीजों को आप ठीक कर सकते हैं। जो जो मैंने कारण बताया इसमें कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो कोज है उस तरीके से आप, ये मैंने आपको ऑर्गेनिक दवाई बता दी कि किस तरह से नर्वस सिस्टम की ये दो दवाइयां हो गई। फिर आपका वो सर्कुलेशन ना हो रहा तो भी हमारी A1 काम करेगी, समझ गए बात को, ड्यू टू द सर्कुलेशन। अगर वहां सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो वर्क द A1, वर्म है तो वर्क द भरवन। तो जो भी कारण है, कारण के हिसाब से अगर आप इलाज करेंगे तो इस बच्चे को आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। हमने काफी सारे केसेस ठीक किए हुए हैं इसके, लगभग जितने भी एपिलेप्सी या कन्वर्जन के केस आते हैं लगभग 100% मेरा रेशियो है ठीक करने का इलेक्ट्रोपैथी में, और ठीक करते हैं इसको। तो मैं आपको एक सामान्य तरीका मैंने बताया कि हाउ टू सेलेक्ट रेमेडी एंड व्हाई द सेलेक्ट दीज रेमेडी, क्यों ऐसा करते हैं। तो आप हमारे इस क्लास में जुड़े और सीखें इलेक्ट्रोपैथी को कि कैसे हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोपैथी को इतना बढ़िया, हम कैसे सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा जो इन्फेंटाइल कन्वर्जन का इलाज बाय द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी।